शहर जाने के रास्ते पर एक गांव था। उस गांव में सिमरन अपने पति राज और 8 साल के बेटे के साथ रहती थी। सिमरन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी। उसका पति राज मजदूरी से जितना कुछ भी कमाता वो सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा देता था। एक दिन दोपहर को सिमरन रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ देख रही थी। सिमरन, इस डिब्बे में तो कुछ नहीं है, अब तो दाल चावल भी नहीं बचा, आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी। तभी सिमरन का बेटा स्कूल से घर वापस आता है और अपनी माँ को देखकर बोला, माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दो ना। सिमरन, बेटा मैं अभी कुछ बनाती हूँ, तब तक हाथ मुंह धोकर आ जा। बेटे के जाने के बाद सिमरन सर पकड़कर बैठ गई। सिमरन, हे भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है, मैं तो भूखी रह लूंगी लेकिन अपने बेटे को कैसे भूखा रख सकती हूँ। तभी सिमरन ने कुछ सोचकर रात के बचे चावल को बचे हुए मसालों के साथ फ्राई कर दिया और अपने बेटे के आने पर उसे परोस दिया। सिमरन मन में, ऐसा कब तक चलता रहेगा, मुझे राज को घर का खाने का सामान लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। शाम को जब उसका पति राज घर लौटा तो सिमरन ने उसे शराब के नशे में देखा। सिमरन, आज फिर आप शराब पीकर आए हैं, सारा पैसा आप शराब में उड़ा देते हो, घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है, कम से कम आप जाकर दुकान से सामान तो ले आइए। राज, सामान कहाँ से लेकर आऊं, मेरे पास पैसे नहीं है, समझी। सिमरन, लेकिन आपको परसों ही तो तनख्वाह मिली थी, आपने सारे पैसों का क्या कर दिया। घर का राशन लेकर आना है, बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। राज, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बेटे को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सिमरन, मैं तो कब से कह रहा हूँ उसे मेरे साथ काम पर भेजा करो, लेकिन तुम्हें तो उसे पढ़ाने लिखाने की धुन सवार है। सिमरन, तो क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह मजदूरी करे? अगर वो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा काम कर पाएगा। राज, तो फिर तुम खुद ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, मुझसे पैसे मत मांगो, समझी। सिमरन, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी। इस तरह कई दिनों तक सिमरन और राज के बीच बहस होती रही। रोजाना राज शराब पीकर आता और सिमरन और बेटे को बुरा भला कहता। अब तो वह सिमरन पर हाथ भी उठाने लगा। पैसे और राशन की कमी से बेटे को भी कई बार भूखा ही रहना पड़ता। एक बार बेटा कमजोरी से बेहोश हो गया। उस दिन तंग आकर सिमरन ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अपनी बहन सीमा के पास जाकर कुछ मदद लेने की सोची। सिमरन ने अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी आपबीती बताई। सिमरन, कुछ भी करो दीदी, मुझे तो बस बेटे की स्कूल की फीस और हमें 2 वक्त का खाना चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सीमा, तूने उस शराबी राज को छोड़कर अच्छा ही किया। तू चिंता मत कर, तेरे जीजा जी का रेस्टोरेंट है, वो तुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे। हाँ। रवि, सीमा का पति। सिमरन, तुम कुछ वक्त के लिए यही रह सकती हो, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में काम दे दूंगा और उस काम की पगार भी दूंगा, ठीक है। सिमरन, मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, अगर रेस्टोरेंट में कोई कमरा हो तो आप मुझे वहीं रहने की इजाज़त दे दीजिए, बदले में मैं रात में सफाई भी कर दूंगी और वहाँ पहरा भी होता रहेगा। रवि सिमरन की बात मान लेता है और दोनों को रेस्टोरेंट के कमरे में रहने की इजाज़त दे देता है। सिमरन वहाँ काम करने लगती है। एक दिन रेस्टोरेंट का रसोइया बहुत बीमार पड़ गया और उसकी जगह रवि को तुरंत कोई दूसरा नया रसोइया नहीं मिल रहा था। तब सिमरन रवि को परेशान देखकर बोली, सिमरन, जीजा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। रवि के पास कोई चारा नहीं था और ग्राहक के आने का वक्त हो चुका था। रवि ने सिमरन को खाना तैयार करने के लिए कह दिया। रेस्टोरेंट में 4 आदमी एक टेबल पर आकर बैठे। रवि उनका ऑर्डर लेने गया। आदमी, भैया 1 प्लेट कढ़ाई पनीर, 12 रोटियां, दाल मखनी और बाद में 1 प्लेट चावल ले आना, ठीक है। रवि ऑर्डर लेकर सिमरन को खाना तैयार करने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में वेटर उनके सामने खाना लगा देता है। खाने का पहला निवाला खाते ही उस आदमी ने कहा, आदमी, अरे वाह रवि भाई, आज आपके खाने की तो बात ही अलग है, क्या लजीज स्वाद है भैया। आहा। दूसरा आदमी, हाँ रवि भैया, पनीर की सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है भैया। रवि यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अंदर जाकर सिमरन से उसके खाने की तारीफ की। रवि, वाह सिमरन, तुम तो सच में छुपा रुस्तम निकली, क्या खाना बनाया है। ग्राहक बहुत खुश थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिमरन, बस दिल से बनाया जीजा जी, उन्हें अच्छा लगा, बड़ी अच्छी बात है। उस दिन हर ग्राहक ने खाने के टेस्ट की बड़ी तारीफ की। तब सिमरन को अपने ऊपर आत्मविश्वास आया कि वो खुद भी कोई अच्छा काम कर सकती है। रात में रवि ने खुश होकर झुमरी को बोनस भी दिया। 6 महीने में सिमरन ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो खुद भी एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन रवि से कहा,
सिमरन, जीजा जी, अब मैं खुद अपना छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। बेटा भी बड़ा हो रहा है और मैं उसे आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। रवि, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम बेटे को खूब पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी जगह की भी जरूरत होगी। मैं इस मामले में जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है सिमरन, जीजा जी, आपने और सीमा दीदी ने मुझ पर जो आसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही दिनों में रवि ने एक छोटी सी जगह किराए पर सिमरन को दिला दी और तब से चल पड़ा सिमरन का ढाबा। सिमरन के खाने के स्वाद की महक धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वहां से आने जाने वाले अक्सर उसके ढाबे में खाना खाते। ग्राहक, वाह, बड़ा बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो, और साफ सफाई भी पूरा रखती हो। बहुत अच्छे सिमरन, धन्यवाद आपका। सिमरन के ढाबे के पास फास्ट फूड के 2-3 ठेलों के मालिकों को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनके ग्राहक भी सिमरन के ढाबे पर जाने लगे थे और उनकी कमाई पहले की तरह न होकर कम हो गई। वह तीनों ही शाम साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। पहला ठेले वाला, अरे भाई, जब से यह ढाबा खुला है बहुत नुकसान होने लगा है भाई। दूसरा ठेले वाला, हाँ चाचा जी, आजकल मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। तीसरा ठेले वाला, इसके ढाबे का कुछ तो करना पड़ेगा भैया, वरना हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा ठेले वाला, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक तरकीब है। वो तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए सिमरन के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन सिमरन सुबह सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करके रखती है। जब वो काम से बाहर निकली तो वह फूड स्टॉल ठेले वाले चुपके से कुछ मरे हुए चूहे ले जाकर दाल की कड़ाही में डाल आए। बेटे ने ये सब खिड़की से देख लिया और सब कुछ जाकर अपनी माँ सिमरन को जाकर बता दिया। बेटा, माँ, वो ठेले वाले अंकल ने मरा हुआ चूहा दाल के पतीले में डाल दिया। सिमरन, क्या, सच में? अरे, ये लोग किसी को आराम से 2 पैसे कमाते हुए भी नहीं देख सकते। सिमरन फिर से नई दाल पकाती है। सिमरन अब इन तीनों से सतर्क हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन तीनों को भी कोई नया मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन तंग आकर वह ठेले वाले आपस में कहते हैं, क्यों ना इस सिमरन का ढाबा ही जला दिया जाए। पहला ठेले वाला, नहीं नहीं, किसी की जान को नुकसान हुआ तो? ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करूंगा। तीसरा ठेले वाला, मुझे तो ये सुझाव अच्छा लगा, इसका ढाबा जड़ से मिट जाएगा और हमारा काम दोबारा अच्छा चलने लगेगा। उस रात वह दोनों चुपके से जाकर सिमरन के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। ठेले वाले, आज रात इस सिमरन के ढाबा का खेल खत्म हो जाएगा। तभी गलती से उससे एक सामान गिर गया और सिमरन की आंख खुल गई। सिमरन बड़ी सावधानी से खिड़की से सब कुछ देख लेती है और सारा माजरा समझ जाती है। इससे पहले कि वह लोग आग लगाते, सिमरन वहां पहुंच गई। उसे देखकर वे दोनों ठेले वाले बड़ा घबरा गए। सिमरन, मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप यहाँ आग लगाने चले आए और यह भी नहीं सोचा कि मैं और मेरा बेटा यही अंदर होंगे। आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी की जान लेने पर उतारू हो गए। क्यों ठेले वाले भैया, तुम्हारी भी तो मेरे बेटे के बराबर की बेटी है ना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो? ये सुनकर उस दोनों आदमी ने सर झुका लिया। सिमरन, अगर मेरे ढाबे से आपके ग्राहकों की कमी हुई है तो मेरे काम को खराब करने के बजाय आप लोगों को अपने काम को अच्छा करना चाहिए। किसी के नुकसान में अपना फायदा नहीं देखना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगी। सिमरन की बातों से डरकर और शर्मिंदा होकर वह लोग तुरंत वहां से निकल गए, लेकिन बदले की आग से तीनों और ज्यादा बिलबिलाने लगे। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल हाथ में लिए सिमरन के ढाबे की तरफ जा रहे थे। पहला, इस सिमरन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी भाई। दूसरा, उस दिन की बेइज्जती अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है भाई, उसको आज नहीं छोड़ूंगा मैं। शाम के खाने का वक्त था। सिमरन अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। ग्राहक, मजा ही आ गया खाने में, आज तो क्या दाल मखनी बनाई थी आपने, 2 दिन तक स्वाद नहीं जाने वाला। सिमरन, धन्यवाद सरदार जी, बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं आज अपने परिवार को पाल रही हूँ। सरदार, अच्छा भैंग जी, चलता हूँ अब मैं। 11 बजे तक मैंने अपनी गड्डी शहर तक पहुँचा दी है। ओए छोटू, चल जल्दी शीशे पे कपड़ा मार। और ट्रक वाला वहां से चला जाता है। सरदार गाना गाते हुए, ओ मैं निकला गड्डी लेके, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी अपनी छोड़ आया। उसके कुछ ही देर बाद वह दोनों ठेले वाले सिमरन के ढाबे पर आते हैं। पहला आदमी, अरे सिमरन, बहुत मचक रही थी उस दिन। हाँ,
आज तेरा हिसाब बराबर करने आए हैं, समझी? सिमरन, उस दिन तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए था। तुम लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानने वाले। दूसरा आदमी, आज तुझे बगल वाली नहर में धकेल कर तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा मैं। ढाबे पर खाना खाने वाले सब लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई उन शराबियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों आदमी सिमरन से बदतमीजी करने लगे। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है। ट्रक वाला, ओए बेवड़ी, इधर आ, उधर अकेली औरत पर क्या धौंस जमाते हो? हाँ। पहला आदमी, अरे तू कौन है बे, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, चल निकल यहाँ से। ट्रक वाला, ओए तेरी माने मासी की आंख होए, रुक तू रुक। सरदार जी तभी उसे एक हाथ से दबोच लेते हैं और अच्छे से धुलाई कर देते हैं। सरदार जी, भैंस जी, अब जमाना बदल गया है, अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी सिमरन गुस्से से पास ही पड़ा एक डंडा उठाती है और दोनों शराबियों की पिटाई करना शुरू कर देती है। पहला आदमी पिटते हुए, अरे बचाओ भाइयों, कोई तो बचाओ, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तभी वहां पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। सरदार जी, ओ आओ साहब, और ले जाओ दोनों कमीनों को, बाकी की खातिरदारी थाने में कर देना। पुलिस वाला, अरे चल, थारे को बहुत गर्मी चढ़ी है, आज आना मिलो सजना, करता हूँ। सरदार, ओ भैंस जी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी पगड़ी यही भूल गया जो उसे वापस लेने आ गया, नहीं तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसके बाद सिमरन ने अब किराए की जगह खुद की जमीन लेकर अपना ढाबा बना लिया और उसका ढाबा दिन रात तरक्की करने लगा। सिमरन ने कई लोगों को काम पर रखकर उन्हें रोजी रोटी का साधन दिया और अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज दिया।